अब एक और छोटा सा इंडिया से कैश फ्लो स्टेटमेंट ये रिवाइज करा देता हूँ। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बताते हैं कि कैश फ्लो हमने कहाँ कहाँ से जनरेट किया। हमने हमारे बिजनेस की एक्टिविटी से, जनरल एक्टिविटीज़, ऑर्डिनरी प्रिंसिपल एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी पीपी वगैरह ये परचेज सेल करके कितना कैश जनरेट किया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी लोन इशू करके या रिडीम करके हमारा कितना कैश फ्लो हुआ। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो क्लियर होता है, उसके अलावा जितना भी कैश फ्लो होता है आप उसे ऑपरेटिंग मान लेते हो। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, दो मेथड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो मेथड बोले क्वेश्चन एग्जाम में उसी मेथड से करना है। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, डायरेक्ट जो कैश फ्लो मिला है, जो कैश पे किया वो ले लो। तो डेटर से जितना कैश मिला, क्रेडिटर्स को जितना पे किया, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करे, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड, इंश्योरेंस सब पे कर दो। इनकम टैक्स जो पे किया आपने, जो नॉर्मल इनकम टैक्स होता है आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे, वो लेस कर दो। कोई एक्सेप्शनल आइटम हुआ, फायर इंश्योरेंस वगैरह आपको मिला, वो सब कर लो, आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा। इन्वेस्टिंग से कैसे आएगा, आपने पीपी इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई सेल करी तो आपका कैश फ्लो आएगा, परचेज करी तो कैश फ्लो जाएगा, इन्वेस्टमेंट सेल करा तो कैश आएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज करा तो कैश जाएगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है तो कैश आएगा। इसके अलावा कोई आपने टैक्स पे किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसा, यानी कैपिटल गेन टैक्स, वो लेस कर दो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपका कैश फ्लो आ जाएगा। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैसे आएगा, डिवेंचर, शेयर्स वगैरह अगर आपने इशू करे हैं, लोन पे पैसा लिया है तो कैश आएगा, रिडम्पशन किया है तो पैसा जाएगा, इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया है कैश में तो कैश पैसा जाएगा, ये आपका कैश फ्लो हो गया। इसमें अगर आपने कोई टैक्स पे किया जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अब तो होता नहीं, पहले होता था, वो लेस किया तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो ये टोटल नेट कैश फ्लो आ जाएगा तीनों एक्टिविटी से। ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड कर दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालें, क्वेश्चन में जो मेथड बोला होगा वो करोगे, कुछ नहीं बोला तो इनडायरेक्ट मेथड आप अज्यूम करोगे साइलेंट सिचुएशन में। तो अभी इस इनडायरेक्ट मेथड में आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बिल्कुल सेम होता है, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज होता है। वो कैसे करते हैं, आप इसमें पी एंड एल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा लो, इसमें पी एंड एल में जो टैक्स अमाउंट डाला हुआ है वो ऐड कर दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें जितने भी नॉन कैश खर्चे हैं ना वो वापस ऐड बैक कर दो, कैश फ्लो में नहीं आने चाहिए, तो डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस ये सब ऐड हो जाएंगे। कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, उनके अगर इनकम है तो आप लेस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो ऐड कर दो, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए। यानी लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी है तो ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपी है तो लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट का एक्सपेंस है तो ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट की इनकम है तो लेस हो जाएगा। तो सर इनको दिखाएंगे कहाँ पे, इंटरेस्ट की इनकम है तो कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग में, एक्सपेंस है तो आपका कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। समझ में आ रहा है, पीपी का प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली पीपी जब सेल करेंगे उसकी प्राइस दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ चुका होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में जाएंगे, यहाँ से हटा दो। एक्सचेंज गेन लॉस कोई इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का तो यहाँ एड या लेस कर दो, वो डायरेक्टली इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। एक्सचेंज गेन लॉस कोई बैंक बैलेंस पे, मान लो फॉरेन करेंसी में कोई बैंक बैलेंस था मेरा ओपनिंग में, ईयर एंड में आपकी एक्सचेंज रेट बदल गई तो बैंक बैलेंस भी चेंज हो गया होगा ना, तो बैंक बैलेंस पे कोई एक्सचेंज गेन लॉस है उसको भी यहाँ से हटा दो, क्योंकि उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंपैक्ट देंगे। इसके बाद कोई आपकी ऑपरेटिंग असेट्स में इंक्रीज आया है तो लेस कर दो, ऑपरेटिंग असेट्स में डिक्रीज हुआ है तो ऐड कर दो, ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है तो ऐड करना है, लाइबिलिटीज में डिक्रीज हुआ है तो लेस करना है। अब ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यानी ऑपरेटिंग असेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, डीटीए वगैरह, लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल, डीटीएल वगैरह। यहाँ पे हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आप 11th क्लास से रटते हुए आते हो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी, जबकि अगर आप डिटेल में इंडेक्स पढ़ोगे तो यहाँ ऑपरेटिंग की बात होती है, ऑपरेटिंग का एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग नेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर नॉन करंट असेट है लेकिन वो ऑपरेटिंग नेचर की है तो उसका इंपैक्ट भी यहीं आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी है लेकिन वो ऑपरेटिंग नेचर की है तो उसका इंपैक्ट भी यहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में है भी। इनकम टैक्स कुछ पे किया है ऑपरेटिंग से वो हटा दो और आपका नेट कैश फ्लो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, बाकी सब कुछ सेम है ही। इसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ आइटम, जो भी हम यहाँ एडजस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं वो सब अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होंगे, गिवन नहीं है तो आपको रेस्पेक्टिव आइटम के लिए लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे को कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स चाहिए तो मेरे को डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी डेटर का दे रखा होगा, ड्यूरिंग द ईयर कितनी सेल कर रखी है वो भी बता रखा होगा, तो बैलेंसिंग फिगर बाई बैंक आ जाएगा। ऐसे क्रेडिटर्स से मेरे को पता करना है कि कितना अमाउंट कैश में पे करा, तो वो आपका बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, ये ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा, बाई परचेजेस भी अवेलेबल होंगी तो हम टू बैंक कितना पे किया उनको वो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। परचेजेस जो क्रेडिटर से करी
वो या तो गिवन होगी, नहीं तो आप निकाल सकते हो। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हो तो COGS आता है। तो आपको क्वेश्चन में COGS या कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी होगी तो आप परचेजेस निकाल सकते हो माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक करके, ठीक है। तो यानी जिस भी अकाउंट का आपको बैलेंस नहीं मालूम, जो इसमें एडजस्टमेंट मैंने लिखवाए हैं आपको दे नहीं रखा, तो आप लेजर अकाउंट बना लेना, अमाउंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती कैश फ्लो में। या आप 11th क्लास से करते आ रहे हो। नॉन कैश ट्रांजेक्शन कभी भी आपके कैश फ्लो में नहीं आते। इसके बाद देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कोई इन्वेस्टमेंट मैंने किया ऐसी मैच्योरिटी का जिसका एक्विजिशन डेट से 3 महीने और कम टाइम है वो ले लो, और बैंक ओडी अगर कुछ है तो लाइबिलिटी है वो लेस करो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना रहा हूँ, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड P&L यूज में लेके, तो उसमें आपको सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है जो भी मैंने बताया, कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करने हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तो आपको जो लॉस ऑफ एसोसिएट है उसका शेयर ऐड करना है, लॉस ऑफ एसोसिएट का शेयर ऐड करना है, और शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट लेस करना है, क्योंकि प्रॉफिट में इंक्लूडेड होगा, यहाँ से हटाना है क्योंकि इसका इंपैक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप क्या करोगे, सब्सिडरी को खरीदने के लिए कोई कैश पे किया तो वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, जो कि कैश कंसिडरेशन आपने कुछ पे किया माइनस सब्सिडरी का जो कैश मिलता है आपको, सब्सिडरी की बुक्स में जो कैश बैलेंस होता है वो आपको मिल जाता है, आप ये मानते हो, वो माइनस कर दोगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आपने जो कर रखा है उसके लिए जो आपने कैश पे किया वो यहाँ आएगा, इस वजह से यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट या लॉस हटाते हैं अपन। इसके बाद देखिए अगर सब्सिडरी आपने ड्यूरिंग द ईयर अक्वायर करी है तो उसकी असेट और लाइबिलिटीज को आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट और लाइबिलिटी में कंसीडर करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस के अंदर वो नहीं आ रही होगी ड्यूरिंग द ईयर लिए, तो उसमें ऐड करके आपको जो हम डिफरेंस निकालते हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज इन असेट लाइबिलिटी, वो तब निकालना पड़ेगा आपको। अगर सब्सिडी को ड्यूरिंग द ईयर अक्वायर किया है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट जो है कंसोलिडेटेड उसमें ऐड कर लेना असेट लाइबिलिटी में रेस्पेक्टिव में, फिर इंक्रीज और डिक्रीज निकालना, फिर इंक्रीज और डिक्रीज निकालना। अगर फॉरेन करेंसी कैश फ्लो है तो आपको उसे फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो जिस दिन का कैश फ्लो है उस दिन की एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज गेन लॉस अगर आपके बैंक बैलेंस में आता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उसको आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड या लेस करना पड़ेगा, गेन है तो ऐड, लॉस है तो लेस, ताकि आप क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस शीट से रिकनसाइल करवा सको। बस यही है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह के लिए कैश फ्लो बना रहे हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके लोन गिवन, लोन टेकन, डिपॉजिट टेकन, लोन रिपेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिपॉजिट डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होंगे। लेकिन डिविडेंड पेड फिर भी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होगा, क्योंकि डिविडेंड पे आप करते हो अपने जो इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो इक्विटी वगैरह, तो वो तो आप अपना बोरोइंग कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपको फाइनेंस एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा काम का नहीं था। ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें बताने जैसा कुछ नहीं होता, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो इसमें कुछ ज़्यादा रिवाइज भी नहीं कराना, बस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा देता हूँ इसके। मैंने आपको नोट्स में सारे एडजस्टमेंट दे दिए हैं, अगर आपने ये एडजस्टमेंट ढंग से याद कर लिया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका गलत नहीं होने वाला है कभी भी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन देख लो आप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक ही आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक ही क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 9 तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैश फ्लो ये वाला कभी आया नहीं है तो ये एग्जाम में आ सकता है। कंसोलिडेटेड वाला है ये, तो आपको सब्सिडी एसोसिएट वाले एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बस यही आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चंस करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन 30 और देखना चाहो तो देख सकते हो, टाइम रहता है तो, क्योंकि ये भी आज तक आया नहीं है, बहुत पहले का MTP वगैरह का क्वेश्चन है ये। इसमें फॉरेन करेंसी कैश फ्लो भी यूज़ में आएगा, तो वो वाला पॉइंट भी काम में आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो इंडिया 7 कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चंस में कोई प्रैक्टिस स्पेशल है नहीं, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है उसमें डेटा डालना है, आपको आंसर मिलता जाएगा।